हेलो क्लास 7। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 इकोनॉमिक्स के चैप्टर 2 को। और हमारे चैप्टर का नाम है पीपल एज रिसोर्स। पीपल एज रिसोर्स का मतलब क्या होता है? तो संसाधन के रूप में लोग। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग डिस्कस क्या करने वाले हैं? तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किस प्रकार से पीपल यानी कि ह्यूमन को हम लोग रिसोर्स में कन्वर्ट करते हैं, किस प्रकार से इस ह्यूमन पॉपुलेशन को हम एसेट में परिवर्तित करते हैं। हम और क्या पढ़ेंगे? हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से पीपल को हम लोग ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करेंगे। तो हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग पाएंगे कि पीपल के में कुछ इन्वेस्टमेंट की जाती है। इन्वेस्टमेंट किस फॉर्म में? इन्वेस्टमेंट एजुकेशन के फॉर्म में, इन्वेस्टमेंट ट्रेनिंग के फॉर्म में, इन्वेस्टमेंट मेडिकल केयर के फॉर्म में। तब कहीं जा कर के यह ह्यूमन पॉपुलेशन ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट होता है। हम आगे देखेंगे कुछ स्टोरीज को, जिन स्टोरीज के जरिए हम पीपल एज रिसोर्स चैप्टर को समझेंगे। साथ ही साथ हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में भी बात करेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स को देखेंगे जो किसी भी इकोनॉमी में प्रिवेल करती है। तो ये सारे बिंदुओं को हम लोग इस चैप्टर में समझने वाले हैं। तो अगर आप नए हैं इस चैनल पे या इस वीडियो पे, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ ही साथ इसको फैलाइए, क्योंकि बहुत ही रोमांचित करने वाला ये चैप्टर होने वाला है। तो हम लोग क्या देखते हैं इस चैप्टर में कि द पीपल एज रिसोर्स इज एन एफर्ट टू एक्सप्लेन पॉपुलेशन एज एन एसेट फॉर द इकोनॉमी रेदर देन ए लायबिलिटी। मतलब इस चैप्टर के जरिए, पीपल एज रिसोर्स चैप्टर के जरिए यह प्रयास किया जा रहा है कि समझाने का कि किस प्रकार से किसी भी इकोनॉमी का जो आबादी है वो लायबिलिटी न होकर के एसेट है। अब यहाँ समझना है कि एसेट होता क्या है। तो एसेट से मतलब हम लोग समझते हैं परिसंपत्ति। परिसंपत्ति परिसंपत्ति मतलब क्या हुआ? परिसंपत्ति मतलब वो कोई भी चीज़ जो वैल्यू एडिशन का काम करता है, जो पॉजिटिव है। किसके लिए? इस चैप्टर के हिसाब से इकोनॉमी के लिए। मतलब वो कोई भी चीज़ जो इकोनॉमी में वैल्यू एडिशन कर रहा है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एसेट कहते हैं। वहीं लायबिलिटी क्या है? तो लायबिलिटी मतलब बोझ हो गया। वो कोई भी चीज़ जिसके कारण खर्च बढ़ रहा है, कुछ रिटर्निंग नहीं आ रहा है। कहाँ? तो इकोनॉमी में हम उन सारी चीज़ों को, उन सारे एलिमेंट्स को लायबिलिटी कहेंगे। तो यहाँ पर यह एक्सप्लेन करने का प्रयास किया जा रहा है कि जब हम पीपल को रिसोर्स के रूप में कंसिडर करते हैं तो वो देश के लिए एसेट बन जाते हैं, वो लायबिलिटी नहीं रहते हैं। आगे हम लोग क्या देखते हैं? पॉपुलेशन बिकम्स ह्यूमन कैपिटल व्हेन देयर इज इन्वेस्टमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर। जब पॉपुलेशन पर कुछ इन्वेस्टमेंट किया जाता है, इन्वेस्टमेंट एजुकेशन के रूप में किया जाता है, इन्वेस्टमेंट ट्रेनिंग के रूप में किया जाता है, मेडिकल केयर के रूप में किया जाता है, तब जा कर के वो ह्यूमन कैपिटल बन जाते हैं। आगे हम क्या देखेंगे? इनफैक्ट ह्यूमन कैपिटल है क्या? तो ह्यूमन कैपिटल स्टॉक है, भंडार है। किस चीज़ का? स्किल का और प्रोडक्टिव नॉलेज का। आगे हम क्या देखते हैं? पीपल एज रिसोर्स जब हम बोलते हैं तो यह इंगित करते हैं कि उस कंट्री का जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो क्या है, क्या चीज़ से भरा है? तो उसमें प्रोडक्टिव स्किल है, मीन्स उत्पादन करने के गुण हैं, और एबिलिटीज, क्षमताओं से भरा पड़ा है वहाँ का वर्किंग पॉपुलेशन। और हम कह सकते हैं कि यह उनका क्षमता है कंट्रीब्यूट करने का। कहाँ कंट्रीब्यूट करते हैं? तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में कंट्रीब्यूट करते हैं। मतलब देश में उत्पादकता को बढ़ाने का काम करते हैं, मतलब इकोनॉमी को में वैल्यू एडिशन करने का काम करते हैं। आगे आप क्या देखेंगे? आगे आप देखेंगे कि जब एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स को फिर से और ज़्यादा हम लोग डेवलप करते हैं, व्हेन द एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स इज फर्दर डेवलप्ड बाय बिकमिंग मोर एजुकेटेड एंड हेल्दी। मतलब उनमें और ज़्यादा उनको शिक्षा प्रोवाइड किया जाता है, उनके हेल्थ को और बेहतर करने का प्रयास किया जाता है, तब जा कर के ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। और यह ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है, अन्य भौतिक पूंजियों की तरह, अन्य फिजिकल कैपिटल की तरह क्या होता है? ये भी बिहेव करना शुरू कर देता है। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, जब हम ह्यूमन कैपिटल में, मानव पूंजी में क्या चीज़ का निवेश करते हैं, किस फॉर्म में निवेश करते हैं? एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर, तब वह उसी प्रकार से रिटर्न देते हैं जिस प्रकार से फिजिकल कैपिटल रिटर्न देता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इस चीज़ को हम समझेंगे यहाँ पर कुछ उदाहरण के जरिए। तो पहला चीज़ क्या है? ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में चर्चा किया जा रहा है कि इंडियाज ग्रीन रिवॉल्यूशन इज अ ड्रामेटिक एग्जाम्पल ऑफ हाउ द इनपुट ऑफ ग्रेटर नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज कैन रैपिडली इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ स्कार्स लैंड रिसोर्सेज। कह रहा है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है, हरित क्रांति जो है, वह एक नायाब नमूना है। किस चीज़ का? तो किस प्रकार से ग्रेटर नॉलेज को आप जब इन्वेस्ट करते हैं, नॉलेज पर जब आप इन्वेस्ट करते हैं, तो किस प्रकार से प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में सुधार आता है। और जब प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज में सुधार आता है तो किस प्रकार से
आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता है। तो एग्रीकल्चर के केस में हम लोग देखते हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण हम लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न सीड्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। इस कारण क्या होता है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ जा रहा है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ रहा है तब जब हमारे पास एक बड़ा बुरा कंडीशन है कि हमारा लैंड लिमिटेड है। तो यहाँ पर आप नॉलेज का यूज देख रहे हैं। नॉलेज के कारण जो भी साइंटिस्ट वगैरह होंगे उनको नॉलेज दिया गया, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दिया गया, जिसके कारण वे लोग एसेट साबित हो गए। वहीं आईटी सेक्टर में भी आप यही चीज़ देखते हैं कि जनरल ट्रेंड क्या होता है कि हम लोग प्लांट एस्टेब्लिश करते हैं, फैक्ट्री लगाते हैं, बहुत सारा मशीनरी यूज करते हैं, तब जा कर के हम लोग प्रोडक्शन शुरू करते हैं, वो सेक्टर बूम में जाता है। लेकिन आईटी एक ऐसा चीज़ है कि बस नॉलेज, एबिलिटी हम लोग प्रोवाइड करते हैं आईटी प्रोफेशनल्स को, और आईटी अपने आप में एक हब बन चुका है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से नॉलेज, स्किल, हेल्थ प्रोवाइड करने पर ह्यूमन बींग्स एसेट के रूप में बिहेव करना शुरू कर देते हैं। आगे हम क्या देखते हैं, नॉट ओनली डू मोर एजुकेटेड एंड हेल्दियर पीपल गेन थ्रू हायर इनकम्स। मतलब यहाँ कह रहा है कि जब आप किसी भी ह्यूमन बींग्स में आप नॉलेज, स्किल, हेल्थ ऐड करते हैं, उनको प्रोवाइड करते हैं, तो केवल उन्हीं का निजी फायदा नहीं होता है, इससे सोसाइटी को भी फ़ायदा होता है, वो सोसाइटी को भी लौटाते हैं। ह्यूमन कैपिटल इज इन वन वे सुपीरियर टू अदर रिसोर्सेज। ह्यूमन कैपिटल जो है एक नज़रिए में बाकी अदर रिसोर्सेज से काफ़ी सुपीरियर है। अब अदर रिसोर्सेज मतलब क्या हो गया, लैंड हो गया, फिजिकल कैपिटल हो गया, ये सबसे सुपीरियर है ह्यूमन कैपिटल। क्यों? क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स कैन मेक यूज ऑफ लैंड एंड कैपिटल। यह ह्यूमन रिसोर्स ही है जो लैंड और कैपिटल का इस्तेमाल कर सकता है। लैंड एंड कैपिटल कैन नॉट बिकम यूजफुल ऑन इट्स ओन। लैंड और कैपिटल जो है खुद ब खुद अपने आप को यूज नहीं कर सकता है, उसको यूज करने के लिए ह्यूमन चाहिए। तो इसलिए ह्यूमन का महत्व बढ़ जाता है। यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि इट कैन बी टर्न इनटू प्रोडक्टिव एसेट बाय इन्वेस्टमेंट। अब वही चीज़ है कि हम लोग इसको प्रोडक्टिव एसेट में कन्वर्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट कर करके। अब इन्वेस्टमेंट क्या चीज़ में करेंगे, तो अगेन एजुकेशन में, हेल्थ में करेंगे, उन्हें ट्रेनिंग देंगे, ये सारा काम करेंगे। इसके बाद क्या होता है, वो एसेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं, तो ह्यूमन पॉपुलेशन हो जाता है। अब यहाँ पर स्टोरी है, स्टोरी ऑफ सकाल। कह रहा है देयर आर टू फ्रेंड्स सकाल एंड विलास। सकाल और विलास नाम के दो दोस्त हैं, एक ही गांव में रह रहे हैं। सकाल 12 साल का लड़का होता है, उसकी माँ घरेलू काम करती है, घर में काम करती है। हिज फादर बूटा चौधरी वर्क इन एग्रीकल्चर फील्ड, और खेती और मजदूर है या खेती का पेशा है उनका, उसके पिता का। सकाल क्या करता है, हेल्प करता है अपनी माँ को डोमेस्टिक कोर्स में, वहीं अपने यंगर भाई और बहन को भी देखता है। उसके अंकल श्याम जो हैं वो मैट्रिकुलेशन पास कर चुके हैं, लेकिन बेकार घर में बैठे होते हैं। बूटा एंड शीला वेयर ईगर टू टीच सकाल। बूटा और शीला जो है सकाल को पढ़ाना चाहती है, और वे उन्हें फोर्स करते हैं, किसे, सकाल को, कि वो गांव के स्कूल को ज्वाइन कर ले, और वो करता भी है। वहाँ से पढ़ने के बाद वो हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन कंप्लीट करता है, और उसके पिता उसे आगे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, भेजते हैं। तो वो वोकेशनल कोर्स करता है कंप्यूटर में। इसके लिए पिता कर्ज भी लेते हैं। सकाल मेरिटोरियस होता है, वह कोर्स को कंप्लीट करता है, और कोर्स कंप्लीट करने के बाद क्या होता है, उसे जॉब लगती है। जॉब कहाँ लगती है, तो प्राइवेट फॉर्म में लगती है ना। ही इवन डिजाइन ए न्यू काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर। चूँकि वो स्किल्ड पर्सन है, वो ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट हो चुका है, इसलिए वो क्या करता है, कुछ नया चीज़ इंट्रोड्यूस कर देता है, वो सॉफ्टवेयर नया बनाता है, और यह सॉफ्टवेयर उसके कंपनी को काफ़ी मदद करता है, उसके सेल को बढ़ाता है कंपनी के। इसलिए बॉस उसे प्रमोशन और कुछ रिवार्ड प्रोवाइड करता है। तो ये हम लोग देख रहे हैं किसका स्टोरी था, सकाल का स्टोरी था। आगे हम लोग देखेंगे एक और स्टोरी विलास का, जो उसी गांव का है। तो विलास एक 11 साल का लड़का है। बचपन में ही जब 2 साल का उम्र का था, उसके पिता का निधन हो जाता है। उसके पिता का नाम महेश होता है, जो एक फिशरमैन होते हैं, मीन्स मछुआरे होते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि उसकी माँ गीता जो है वो मछली बेचती है, जिससे धन उपार्जन होता है। लगभग 150 रुपया पर डे वो मंडी से पैसा कमाती है। विलास आर्थराइटिस का पेशेंट होता है, मीन्स हड्डी में होने वाला दर्द या बीमारी है ना, उसका पेशेंट होता है। हिज मदर कुड नॉट अफोर्ड टू टेक हिम टू द डॉक्टर। लेकिन उसकी माँ के पास उतना पैसा नहीं होता है कि वो उसे डॉक्टर के पास ले जा सके। ही हेल्प हिज मदर इन कुकिंग एंड ऑल्सो लुकड आफ्टर हिज यंगर ब्रदर मोहन। वह भी अपनी माँ का मदद करता है, और साथ ही साथ अपने यंगर ब्रदर मोहन का देखभाल करता है। कुछ टाइम के बाद उसकी माँ बीमार पड़ जाती है, और कोई नहीं होता है उसे देखने के लिए। देयर वाज नो वन इन फैमिली टू सपोर्ट देम। परिवार में कोई नहीं होता है उनको सपोर्ट करने के लिए। बिलास टू वाज फोर्स टू सेल फिश इन द सेम विलेज। और बिलास भी उसी गांव में मछली बेचने को मजबूर होता है। ही लाइक हिज मदर ऑन ओनली ए मीगर इनकम। अपनी माँ की तरह वह मामूली सा कमाई कर पाता है। आगे हम लोग क्या देखते हैं
आगे हम लोग देखेंगे अब डिफरेंसेस इन दोनों कहानी के बीच में, किन दोनों सकाल और बिलास के बीच में क्या अंतर आप देखने को मिलता है। तो आप देखेंगे कि इन द टू केसेस वी सॉ सकाल वेंट टू स्कूल एंड बिलास डिड नॉट गो। सकाल वाज फिजिकली स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। अब सकाल के बारे में हम क्या देख रहे हैं कि वो स्कूल जाता है, वो फिजिकली स्ट्रॉन्ग होता है, वो स्वस्थ होता है। देयर वाज नो नीड, उसके लिए कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती है हेल्थ पर, या डॉक्टर से निरंतर मिलने की कोई आवश्यकता नहीं। वहीं बिलास एक पेशेंट होता है अर्थराइटिस का, उस ही लैक द मीन्स टू विजिट द डॉक्टर, डॉक्टर के पास जाने योग्य भी नहीं होता है क्योंकि उतना पैसा नहीं होता है उसके पास। सकाल एक्वायर्ड ए डिग्री इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में डिग्री ऑप्टेन करता है कौन, सकाल। सकाल फाउंड ए जॉब इन प्राइवेट फॉर्म, बिलास जो है वह सेम वर्क को कंटिन्यू करता है जो उसकी माता करती है और बहुत ही कम कमा पाता है। इन द केस ऑफ सकाल सेवरल ईयर्स ऑफ एजुकेशन एडेड टू द क्वालिटी ऑफ लेबर। अब सकाल के केस में आप क्या देखते हैं कि सेवरल ईयर्स जो वो एजुकेशन प्राप्त करता है, यह एजुकेशन उसके क्वालिटी, उसमें वैल्यू एडिशन करता है, मतलब क्वालिटी ऑफ लेबर को इंप्रूव कर देता है उसके अंदर के। दिस इन्हांस्ड हिज टोटल प्रोडक्टिविटी, इसके कारण उसका जो पूरा उत्पादकता है वो बढ़ जाता है। टोटल प्रोडक्टिविटी एड्स टू द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। अब यह टोटल प्रोडक्टिविटी जो है इकोनॉमी के ग्रोथ में जुड़ता है, को बढ़ाता है। दज इन टर्म्स पेज एन इंडिविजुअल थ्रू सैलरी और इन सम अदर फॉर्म्स। वहीं बिलास के फॉर्म में आप देखेंगे कि वो एजुकेशन वगैरह लेता नहीं है, तो उसका जो लेबर कैपेसिटी है वो इन्हांस नहीं होता है, उसमें एबिलिटी नहीं जुड़ता है, स्किल नहीं जुड़ पाता है। तो कह रहा है इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्सेज वाया एजुकेशन एंड मेडिकल केयर कैन गिव हाई रेट्स ऑफ रिटर्न इन फ्यूचर। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं ह्यूमन रिसोर्स में, शिक्षा और मेडिकल के फॉर्म में, तो वो ज़्यादा रिटर्न देता है भविष्य में। दिस इन्वेस्टमेंट ऑन पीपल इज सेम एज द इन्वेस्टमेंट इन लैंड एंड कैपिटल। या वैसा ही, ठीक वैसा ही इन्वेस्टमेंट है जैसा हम लोग ज़मीन पर घर बना करके वारा वसूलने का काम करते हैं, या कैपिटल इन्वेस्ट करके कहीं भी कुछ इन्वेस्टमेंट क्या उम्मीद रखते हैं। तो उसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट दोनों जगह से आता है, ह्यूमन कैपिटल से भी और फिजिकल कैपिटल से भी। आगे यहाँ पर उदाहरण बताया गया है कि कुछ कंट्रीज हैं जैसे जापान। जापान देश को देखिएगा तो वहाँ ह्यूमन रिसोर्स पर काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया जाता है। दे डिड नॉट हैव एनी नेचुरल रिसोर्स, उनके पास कोई भी प्राकृतिक संसाधन नहीं है, लेकिन वह ह्यूमन बींग्स पे, ह्यूमन पॉपुलेशन पे इतना इन्वेस्टमेंट कर देते हैं जिसके कारण उनका ह्यूमन पॉपुलेशन क्या बन गया हुआ है, ह्यूमन रिसोर्स बन गया हुआ है, ह्यूमन कैपिटल बन गया हुआ है। और इसी के कारण वह दुनिया का तीसरा बड़ा जीडीपी बना हुआ है या इकोनॉमी बना हुआ है ग्लोबली। उसी के जगह पे आप देखिएगा कुछ अन्य देशों को, जैसे पाकिस्तान को देख लीजिए, जैसे और भी कुछ देशों को देखिए जहाँ पर तेल का खदान है लेकिन फिर भी ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, वो एसेट नहीं है वहाँ पर का ह्यूमन पॉपुलेशन, वो लायबिलिटी है। इसके कारण क्या हो रहा है, उनका डेवलपमेंट रुका हुआ है। तो ये अंतर आप स्पष्ट देख सकते हैं दो देशों में। जापान के केस में देख लीजिए, और कोई भी उठा लीजिए सेंट्रल एशियन नेशन को, वहाँ पर देख लीजिए, पाकिस्तान को ही देख लीजिए। पाकिस्तान के पास जापान से ज़्यादा एग्रीकल्चरल लैंड है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान का स्थिति दुर्दशा वाला है और जापान का स्थिति अच्छा है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि वहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स है, यहाँ पर ह्यूमन पॉपुलेशन है। कहाँ पे? पाकिस्तान में। तो ये अंतर हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग क्या देखेंगे, आगे हम लोग देखते हैं कि द वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में बोल रहा है। मतलब आर्थिक गतिविधि क्या होता है, हर कोई कुछ ना कुछ आर्थिक गतिविधि करता है। तो जो कोई भी गतिविधि हम लोग करते हैं, जो कोई भी एक्टिविटीज हम लोग करते हैं, वो दो पर्पज़ से हो सकता है। एक पर्पज़ तो इनकम के लिए हो सकता है, तो उसको हम लोग इकोनॉमिक कहेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। वहीं जो दूसरा एक्टिविटी है वो क्या हो सकता है, मीन्स जितने भी एक्टिविटीज़ हैं, जितने भी एक्टिविटीज़ हैं, इनको हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो इकोनॉमिक हो जाएगा और एक नॉन इकोनॉमिक। अब इकोनॉमिक में क्या हो गया, जो भी पैसा कमाने के लिए, मनी के लिए जो भी एक्टिविटी हम लोग करते हैं वो सब क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है। मनी मतलब पे के लिए या अर्न करने के लिए जो भी एक्टिविटी हम लोग करते हैं, जो भी काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सेवा भाव के व्यू से हम लोग करते हैं। किस भाव से? सेवा भाव से। सेवा भाव से, जैसे घर में माँ हमारी काम करती है, वो पैसा नहीं लेती है, तो वो क्या है, वो सेवा भाव से, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में कंसीडर नहीं किया जाएगा। जैसे आप पढ़ रहे हैं अभी, तो आपके पीरियड को, आपकी मेहनत को इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कहा जाएगा। लेकिन कोई डॉक्टर, कोई लॉयर जो काम कर रहा है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि वो कमाने के लिए कर रहा है, धन उपार्जन करने के लिए कर रहा है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी दो प्रकार के एक्टिविटीज़ होते हैं। अब कह रहा है दी वेरियस एक्टिविटीज़ हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 3 मेन सेक्टर्स। अब जितने भी एक्टिविटीज़ हैं उनको 3 सेक्टर में क्लासीफाई कर दिया गया। पहला प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी और तीसरा टर्शियरी। अब प्राइमरी सेक्टर में उन सारे कामों को रखा गया है जो एग्रीकल्चर से संबंधित है, जैसे एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री, फार्मिंग, माइनिंग, क्वेरिंग, है ना। ये सारे काम ऐसे हैं जो प्राइमरी सेक्टर में आते हैं।
तो सिंपली याद रखिएगा कि कृषि से जुड़े हुए सारे चीज़ और माइनिंग खदान वगैरह जो हम लोग निकालते हैं, कोयला, आयरन, ये सारी चीज़ प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। वहीं सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है, तो सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग आता है। सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग आता है, मतलब उत्पादन करना, इंडस्ट्री वगैरह। वहीं सर्विस सेक्टर में क्या आता है, तो सर्विस सेक्टर में ट्रेड आता है, ट्रांसपोर्ट आता है, कम्युनिकेशन आता है, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, सर्विस, इंश्योरेंस, ये सारे टर्शियरी सेक्टर में इंक्लूडेड हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, द एक्टिविटीज इन दिस सेक्टर रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दीज एक्टिविटीज एंड वैल्यू टू द एड वैल्यू टू द नेशनल इनकम। अब कह रहा है ये सारे जो 3 कैटेगरी के एक्टिविटीज़ हम लोग देखें, ये सारे एक्टिविटीज़ जो है किसी भी सेक्टर में हो रहे होंगे, वो क्या करते हैं, वो प्रोडक्शन करते हैं गुड्स और सर्विसेज का, उनके कारण उत्पादन हो पाता है गुड्स और सर्विसेज का। गुड्स मतलब क्या हो गया, वस्तु, सर्विसेज मतलब क्या हो गया, सेवा। अब दीज एक्टिविटीज क्या करते हैं, वैल्यू ऐड करते हैं नेशनल इनकम में, मीन्स राष्ट्रीय आय में कुछ जोड़ने का काम करते हैं, राष्ट्रीय आय को बनाते हैं। कह रहा है दीज एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ऐसे एक्टिविटीज़ को हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं, क्योंकि इनसे कुछ ना कुछ इनकम जनरेट हो रहा है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैज़ 2 पार्ट्स। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो भी हैं उनके 2 पार्ट हैं, एक मार्केट एक्टिविटीज़ और एक नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। एक मार्केट एक्टिविटीज़ और एक नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। अब ये मार्केट एक्टिविटीज़ क्या है, नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ क्या है, तो मार्केट एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व्स रिम्यूनरेशन टू एनी वन हु परफॉर्म्स, दैट इज एक्टिविटी परफॉर्म फॉर पे और प्रॉफिट। मतलब पे और प्रॉफिट के लिए जो भी क्रियाकलाप किया जा रहा है इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में, उसको हम लोग मार्केट एक्टिविटीज़ कहते हैं। इसमें क्या आ सकता है, इसमें गवर्नमेंट सर्विस भी आ सकता है, इसमें गुड्स, वस्तुओं का बनाना, वस्तुओं को प्रोड्यूस करना भी आ सकता है, या सर्विस प्रोवाइड करना भी आ सकता है। वहीं नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ क्या है, वैसा प्रोडक्शन जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए होता है, मतलब खुद पर खपत करने के लिए आप कर रहे हैं। दीज कैन बी कंजम्पशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ फिक्स एसेट। मतलब जो भी फिक्स एसेट है उसमें आप प्रोडक्शन के लिए कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जिससे आपको निजी लाभ है, बिजनेस पर्पज से नहीं कर रहे होंगे, उसको आप क्या रखेंगे, इसी में रखेंगे, नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ में। आगे हम क्या देखते हैं कि ड्यू टू हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीजन्स देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन मेन एंड वुमेन इन द फैमिली। मतलब ऐतिहासिक कारण, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों के कारण क्या होता है, लेबर के बीच में एक बंटवारा है, एक डिवीजन है, किसके बीच में, मैन और वीमेन के बीच में, जेंडर के आधार पर क्या है, वर्क का बंटवारा है। अब क्या है, इस प्रकार का क्या धारणा हमारे समाज में डेवलप्ड है, तो इस प्रकार का ये सामना मीन्स आइडिया डेवलप है कि घर के कामों को महिलाएं करती हैं, पुरुष बाहर के कामों को करती हैं। इसके अलावा और क्या है कि वीमेन आर नॉट पेड फॉर देयर सर्विस डिलीवर्ड इन द फैमिली। जब महिलाएं घर के लिए काम करती हैं, घर के लोगों के लिए करती हैं, तो उनको कोई पे नहीं मिलता है, उन्हें कोई पेमेंट नहीं मिलता है। दी हाउस होल्ड वर्क डन बाई वीमेन इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द नेशनल इनकम। अब महिलाओं के द्वारा जो काम किया जाता है घर में, उसको नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूशन नहीं मिलता है उससे। गीता मदर ऑफ बिलास अर्न एन इनकम बाई सेलिंग फिश। लेकिन वहीं गीता की जो माँ है, मदर ऑफ बिलास, गीता, वो अर्न करती है मछली को बेच करके। दज वीमेन आर पेड फॉर देयर वर्क व्हेन दे इंटर द लेबर मार्केट। लेकिन हाँ, जो कहानी हम लोग पढ़े हैं बिलास के बारे में, तो बिलास की माँ गीता तो मछली बेचने का काम करती है। इस मछली बेचने से जो इनकम आता है उसमें उसको पेमेंट मिलता है, उस काम करने का उसको पेमेंट मिलता है। तो हम कह सकते हैं जब लेबर मार्केट में आप इंटर करते हैं तो आपको पेमेंट मिलता है, लेकिन यही चीज़ जब आप घर में करते हैं तो अब घर में करने का आपको पैसा नहीं मिलता है। वहीं हम लोग क्या पढ़े, एक और चीज़ कि एजुकेशन helps individual to make better use of economic opportunities available before them. Education and skill are the major determinants of the earning of any individual in the market. अब कह रहा है एजुकेशन मदद करता है किसी भी इंडिविजुअल को इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ को अच्छे ढंग से यूज करने में। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, जब भी कोई मौका है आपको आगे बढ़ने का, आपको बिजनेस करने का या आपको जॉब करने का, तो वहाँ पर अगर आप शिक्षित हैं तो आपको ज़्यादा मौका मिलेगा वहाँ पे अशिक्षित व्यक्ति के तुलना में। एजुकेशन और स्किल जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी मार्केट में। अब आगे क्या देखते हैं, मेजोरिटी ऑफ वीमेन हैव मीगर एजुकेशन एंड लो स्किल फॉर्मेशन। ज़्यादातर महिलाओं को आप देखेंगे तो उनके पास एजुकेशन का स्तर काफ़ी कम होता है, साथ ही साथ वो स्किलफुल भी कम होती हैं। तो ये क्या है, डिमेरिट्स हैं जो महिलाओं के साथ देखने को मिलता है। व्हेन वीमेन वर्क वेयर जॉब सिक्योरिटीज नॉट दियर वेरियस एक्टिविटीज़। मतलब यहाँ पर 2 सेक्टर के बारे में बात कर रहा है, ऑर्गेनाइज्ड, एक क्या हो गया ऑर्गेनाइज्ड, और दूसरा क्या हो जाएगा अनऑर्गेनाइज्ड। अनऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड क्या है और अनऑर्गेनाइज्ड क्या है।
ऑर्गेनाइज वैसा सेक्टर है जो लिमिटेड होगा, या गवर्नमेंट कंपनी है या कोई बड़ी कंपनी है जहाँ पर मोर देन 100 एम्प्लॉयज़ है, 200 एम्प्लॉयज़ है। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन काम करता है? ऑर्गेनाइज सेक्टर में कैसे एम्प्लॉय को रखा जाता है? तो स्किल्ड एम्प्लॉय को रखा जाता है। किसको रखा जाता है? स्किल्ड को। स्किल्ड के साथ साथ आप क्या कह सकते हैं? एजुकेटेड को रखा जाता है। एजुकेटेड को रखा जाता है। वही अनऑर्गेनाइज में अनस्किल्ड और अनएजुकेटेड को रखा जाता है। साथ ही साथ ऑर्गेनाइज सेक्टर में और क्या फ़ायदा है? ऑर्गेनाइज सेक्टर में लिमिटेड आवर के लिए आपको वर्क करना है, लिमिटेड टाइम के लिए आपको वर्क करना है। यहाँ जॉब सिक्योरिटी होता है। यहाँ क्या होता है? जॉब सिक्योरिटी होगा। यहाँ पर हेल्थ फैसिलिटी मिलेगा, वर्किंग इन्वायरमेंट अच्छा होगा। बात समझ रहे हैं? मीन्स फिक्स इंटरवल पर आपको क्या मिलेगा? इनकम मिलेगा या पेमेंट मिलेगा। तो ये सारा क्वालिटी होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर का। ऑर्गेनाइज सेक्टर एक लिमिटेड होता है, गवर्नमेंट के नज़र में होता है, गवर्नमेंट के रेगुलेशन के हिसाब से ये ऑपरेट करता है, और यहाँ सारी सुविधाएं प्रोवाइड की जाती हैं एम्प्लॉय को। आप छोड़ रहे हैं तो छोड़ने से पहले भी आपको एक पीरियड दिया जाता है जिसमें आप दूसरे जगह जा सकते हैं, उतने दिनों का वेतनमान आपको मिलता है। तो यार ये सारे सुविधा ऑर्गेनाइज सेक्टर में है। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ठीक इसके विपरीत है, जहाँ कोई भी प्रकार का लीगल प्रोटेक्शन या गवर्नमेंट के द्वारा प्रस्तावित रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया जाता है। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जनरली कौन लोग एम्प्लॉय होते हैं, कौन लोग बहाल होते हैं? तो जो अनस्किल्ड होते हैं, जो अनएजुकेटेड होते हैं। यहाँ पर क्या दिक्कतें होती हैं? तो यहाँ पर जॉब सिक्योरिटी नहीं होता है, यहाँ पर पेमेंट रेगुलर नहीं होता है, यहाँ पर अच्छा वर्किंग इन्वायरमेंट नहीं होता है। ये सारी समस्याएं आपको अनऑर्गेनाइज सेक्टर में देखने को मिलती हैं। आगे हम क्या देखेंगे? तो कह रहा है वीमेन आर पेड लो कंपेयर टू मेन। महिलाओं को कम पैसा दिया जाता है मेन की तुलना में। मोस्ट वीमेन वर्क वेयर जॉब सिक्योरिटी इज नॉट देयर। वो ज़्यादातर महिलाएं वहाँ काम करती हैं जहाँ पर नौकरी की सुरक्षा नहीं है। वेरियस एक्टिविटीज रिलेटिंग टू द लीगल प्रोटेक्शन इज मीगर। एम्प्लॉयमेंट इज इन सेक्टर इज कैरेक्टराइज बाई इरेगुलर एंड लो इनकम। अब इन जिन सेक्टर्स में बिना ज़्यादा पढ़ी हुई महिलाएँ, अनस्किल्ड महिलाएँ काम करती हैं, वो इरेगुलर मतलब इरेगुलर और लो इनकम वाला सेक्टर होता है। इन दिस सेक्टर देयर इज एब्सेंस ऑफ बेसिक फैसिलिटीज़। और इन सब जगहों पर बेसिक फैसिलिटीज़ की कमी होती है, जैसे मैटरनिटी लीव हो गया, चाइल्ड केयर फैसिलिटी हो गया, एंड सम अदर सोशल सिक्योरिटी सिस्टम भी यहाँ पर नहीं होता है। हाउएवर, लेकिन जब महिलाएं पढ़ी होती हैं, हाई एजुकेटेड होती हैं, स्किल होता है उनमें, तो उन्हें पुरुषों के बराबर पैसा दिया जाता है। एमॉन्ग द ऑर्गेनाइज सेक्टर टीचिंग मेडिसिन अट्रैक्ट देम द मोस्ट। टीचिंग मेडिसिन ये सब इनको क्या होता है? ये सब ऐसा सेक्टर है जहाँ पर, और जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है जहाँ पर पढ़ी लिखी महिलाएं, स्किल्ड महिलाओं को नौकरी मिलता है, तो वहाँ पर सारे रेगुलेशंस जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए हैं वेलफेयर के लिए, वो सारा फॉलो किया जाता है। और ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या देखिएगा? छोटा मोटा कोई दुकान है, कोई दर्जी का दुकान है, उन सब जगह पर आप काम करिएगा तो आपको सारी सुविधाएँ नहीं मिलेगी। एंड तो ये था ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में डिफ्रेंशिएट किया गया है, और किस प्रकार से ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। अनऑर्गेनाइज से अगर आपको ऑर्गेनाइज में जाना होगा तो आपको दो वैल्यू ऐड करना होगा, एक एजुकेशन, स्किल। इन सारे वैल्यू को जब आप ऐड करते हैं, हेल्थ, तो आप ऑर्गेनाइज सेक्टर में चले जाते हैं। अब ऑर्गेनाइज सेक्टर में जाते हैं तो आपको क्या होता है? बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, जॉब सिक्योरिटी होता है। अब क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन के बारे में बोल रहा है कि गुणवत्ता कौन निर्धारित करता है आबादी का? ह्यूमन पॉपुलेशन का गुणवत्ता निर्धारित करने वाला तत्व क्या है? तो आप देखेंगे कि द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन लिटरेसी रेट, हेल्थ ऑफ ए पर्सन। अब हेल्थ में क्या? लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ना, और स्किल फॉर्मेशन एक्वायर्ड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री। तो ये सारे ऐसे फैक्टर हैं, गुण हैं, क्वालिटीज़ हैं जो पॉपुलेशन के क्वालिटी को निर्धारित करते हैं। तो आगे हम लोग क्या देखेंगे? इसमें हम लोग सारा चीज़ नहीं पढ़ेंगे, लेकिन दो चीज़ हमको बहुत ही डिटेल में दिया गया है इस चैप्टर में। पहला एजुकेशन कर रहा है, हम लोग देखे थे कि किस प्रकार से सकाल का एजुकेशन जो इनिशियल ईयर में था, वो उसको फ्यूचर में कितना फ्रूटफुल उसके लिए साबित होता है। वहीं आप बिलास के बारे में देखे थे कि वो एक शिक्षा नहीं लिया है, जिसके कारण उसको जीवन पर्यंत क्या हुआ है? संघर्ष करना पड़ा है। नॉट ओनली सकाल एजुकेशन कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड द ग्रोथ ऑफ सोसाइटी ऑल्सो। मतलब कह रहा है सकाल जो एजुकेशन प्राप्त करता है वह केवल उसी के लिए फ़ायदेमंद नहीं था, बल्कि उसके समाज के लिए भी फ़ायदेमंद था। आगे हम क्या देखते हैं कि इट इन्हांसेस, सकाल का जो एजुकेशन था वो इन्हांस करता है, बढ़ावा देता है नेशनल इनकम को, कल्चरल रिचनेस को देता है, एंड इंक्रीजेज द इफिशियंसी ऑफ गवर्नेंस, गवर्नेंस की इफिशियंसी को बढ़ाने का काम करता है। देयर इज ए प्रोविजन मेड फॉर प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एसेस, मतलब सर्व शिक्षा अभियान टाइप का चीज़ बोल रहा है, कि सार्वभौमिक चीज़ के बारे में बोल रहा है कि सार्वभौमिक पहुँच होना चाहिए, रिटेंशन एंड क्वालिटी इन एलिमेंट्री एजुकेशन। मीन्स प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण होना चाहिए, तो इस पर जोर दे रहा है। विथ स्पेशल इम्फेसिस ऑन गर्ल्स, महिलाओं पर या लड़कियों पर ज़्यादा जोर देना चाहिए, लड़कियों को उसमें ज़्यादा सम्मिलित करना चाहिए। देयर इज ऑल्सो एन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पेस सिटिंग ऑफ स्कूल्स लाइक नवोदय विद्यालय इन ईच डिस्ट्रिक्ट। हर स्कूल में
क्या होता है, नवोदय विद्यालय सरीखे स्कूल होने चाहिए, इसको बढ़ावा देना चाहिए, वोकेशनल स्ट्रीम्स को डेवलप करना चाहिए जहाँ पर वोकेशनल ट्रेनिंग मिलता है, पढ़ाई होती है। टू इक्विप लार्ज नंबर ऑफ हाई स्कूल स्टूडेंट्स विथ ऑक्यूपेशंस रिलेटेड टू नॉलेज एंड स्किल्स, है ना, नॉलेज और स्किल बढ़ावा देने के लिए। अब कह रहा है कि सरकार की तरफ से क्या पहल है। सरकार की तरफ से पहल है तो आप देख सकते हैं इतना बड़ा पहल है कि प्लान आउटले ऑन एजुकेशन हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 151 करोड़, मतलब एजुकेशन के लिए जो पैसा बजट में अलॉट किया गया था, एलोकेट किया गया था 1900 कब शुरुआती दौर में, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में, तो वह 151 करोड़ रुपया अलॉट किया गया था। लेकिन वहीं आप इस 151 करोड़ से 99,300 करोड़ तक पहुंच जाते हैं कब, जब 2020 और 21 आता है। तो मतलब ये एजुकेशन बजट में आप देख रहे हैं कितना व्यापक बदलाव है। आगे आप क्या देखते हैं, आगे आप देखते हैं कि द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी 0.64% से बढ़ करके 3.1% हो जाता है। मीन्स 1951 से 52 में ओनली 100 रुपीज़ अगर देश में खर्च हो रहा था तो उसका 0.64% खर्च हो पा रहा था शिक्षा पर। लेकिन अब वही 2019 से 20 में क्या हो रहा है, 3.1% खर्च हो रहा है, एंड हैज़ रिमेंड स्टैगनेंट अराउंड 3% फ्रॉम पास्ट फ्यू ईयर्स। और पिछले कुछ सालों से वह 3% के इर्द गिर्द ही एजुकेशन में होने वाला खर्च रह रहा है। द बजटरी एस्टिमेट, यह जो बजट का एस्टिमेट है, as stated in the budget document of the union state government of the expenditure on education as a percentage of GDP has declined। लेकिन इधर कुछ सालों में क्या देखने को मिला है कि जीडीपी कुछ घटा है, 2.8% हो गया है 3% से। लिटरेसी रेट्स इंक्रीज किया है, मतलब साक्षरता दर इंक्रीज किया है, कहाँ से 18% से 85% हो गया है अभी के समय में। 18% कब था 1991 में, 85% कब हो जाता है 2018 में। लिटरेसी केवल एक राइट नहीं है, यह और भी है जो जीने के लिए सिटीजन को ज़रूरी होता है, ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए, देश में अपने राइट्स को एंजॉय करने के लिए भी लिटरेसी ज़रूरी है। हाउएवर वास्ट डिफरेंस इज नोटिस, लेकिन एक बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है जब शिक्षा की बात हम लोग करते हैं, शिक्षा प्रोवाइड करने की बात करते हैं, तो हम लोग देखें कि किस प्रकार से सरकार कदम उठा रही है, बजट में किस प्रकार से पैसे को बढ़ाया जा रहा है, बजट में शिक्षा पर जो खर्च होने वाला प्रतिशत है वो भी बढ़ता हुआ हम लोग देख रहे हैं। लेकिन एक भिन्नता आपको देखने को मिल रही है, वो क्या भिन्नता देखने को मिल रही है, क्या अंतर देखने को मिल रहा है कि यू नोटिस अक्रॉस डिफरेंट सेक्शन, अलग अलग सेक्शन में, पॉपुलेशन के अलग अलग सेक्शन में काफ़ी डिफरेंसेस है। लिटरेसी एमंग मेल्स इज 16.1%, मेल में जो शिक्षा है वो 16.1% ज़्यादा है किससे, महिलाओं की तुलना में। मीन्स 16% ज़्यादा पुरुष पढ़े हुए हैं महिलाओं से, गैप है इतना। इट इज़ अबाउट 14.2%, और शहर में देखिएगा तो ये 14.2% है, ज़्यादा रूरल के कंपेरिजन में। करा 2011 के सेंसस के हिसाब से केरला में तो 94% है लिटरेसी रेट, वहीं बिहार में 62% है। तो ये अंतर आप देख रहे हैं कितना डिफरेंसेस है इन दोनों स्टेट्स में। द प्राइमरी स्कूल सिस्टम 1 से 5 हैज एक्सपेंडेड टू इतना लाख, मतलब स्कूल कितना हो गया, 7,78,842 स्कूल्स हो गए हैं प्राइमरी स्कूल। अनफॉर्चुनेटली दिस ह्यूज एक्सपेंशन ऑफ स्कूल हैज़ बीन डाइल्यूटेड बाय द पुअर क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग। लेकिन स्कूल तो इतना हो गया, लगभग 8 लाख के करीब पहुंच चुका है, लेकिन पुअर क्वालिटी जो है स्कूलिंग का, और ड्रॉप आउट रेट में बच्चे छोड़ रहे हैं स्कूल, नामांकन कटा ले रहे हैं, तो ये एक चिंता का विषय है, एक चुनौती है। आगे करा सर्व शिक्षा अभियान के बारे में कि एक सिग्निफिकेंट स्टेप है ना, प्रोवाइडिंग एलिमेंट्री एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा प्रोवाइड करने में, है ना। किनको प्रोवाइड किया जाता है, तो वो बच्चे जो 6 से 14 साल के उम्र के बीच में है। तो इसके बारे में आपको याद रखना होगा, सर्व शिक्षा अभियान काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सर्व शिक्षा अभियान एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए होता है, सारे बच्चों के लिए जो 6 से 14 साल के बीच में है। कब तक, 2010 तक का टारगेट रखा गया था। ये टाइम बाउंड इनिशिएटिव है, टाइम बाउंड मैंने समय फिक्स करके, ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है, लेकिन किसके पार्टनरशिप में, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट के पार्टनरशिप में, एंड द कम्युनिटी फॉर अचीविंग, है ना। क्यों किया गया है ये, तो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, सार्वभौमिकता, समझ रहे हैं ना, किसका, प्राथमिकी शिक्षा का, मीन्स सबको मिल जाए, सिंपल। अलॉन्ग विथ इट ब्रिज कोर्स एंड बैक टू स्कूल कैंप्स हैव बीन इनिशिएटेड टू इंक्लूड। अब इसके साथ साथ बहुत सारी सुविधाएं भी अन्य दी गई हैं, जैसे ब्रिज कोर्स मतलब जोड़ने के लिए, जिनके पास अलग अलग समय है, आइए जुड़िए। मिड डे मील स्कीम भी इसमें ऐड किया गया है कि मिड डे मील स्कीम हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड टू इनकरेज अटेंडेंस, है ना, अटेंडेंस को बढ़ाने के लिए मिड डे मील स्कीम शुरू किया गया है, जिससे रिटेंशन बढ़े बच्चों का, मीन्स स्कूल में दाखिला बढ़े, या जो बच्चे नाम लिखाए हुए हैं वो स्कूल कंटिन्यू करते रहें, उनके न्यूट्रिशनल स्टेटस को मेंटेन रखने के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। दीज पॉलिसीज कुड ऐड टू द लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। ये पॉलिसी जो है
साक्षर लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। दी ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, जो इनरोल होते हैं बच्चे उनका रेशियो क्या है हायर एजुकेशन में इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 23, मैंने वैसे बच्चे जिनका उम्र 18 से 23 के बीच में है, इज 27% था। कब? 19 से 20 के क्रम में, जो कि लगभग विश्व के एवरेज से मैच कर रहा है। दी स्ट्रेटजी फोकसेस ऑन इंक्रीजिंग एसेस क्वालिटी, एडॉप्शन ऑफ स्टेट स्पेसिफिक करिकुलम मॉडिफिकेशन, वोकेशनलाइजेशन, नेटवर्किंग ऑन द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब इन सब चीज़ों पर जोर दिया जा रहा है। देयर इज ऑल्सो फोकस ऑन डिस्टेंस एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन पर भी जोर दिया जा रहा है। आईटी वगैरह इन सारे संस्थाओं का स्थापना किया जा रहा है। तो सरकार की तरफ से ये सारे पहल हैं। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि किस प्रकार से ईयर दर ईयर कॉलेजेस की संख्या बढ़ रही है, नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ बढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं, टीचर्स बढ़ रहे हैं। ये देख रहे हैं, ये चार्ट देख करके आप आसानी से समझ सकते हैं कि कहाँ 1950 में 750 था और कहाँ ये 46,007 के करीब पहुंच चुका है। तो ये अंतर आप स्पष्ट देख सकते हैं। आगे हम क्या देख रहे हैं? ओवर द पास्ट 60 ईयर्स देयर हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन द नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशन। यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन की संख्या में व्यापक बदलाव आया है। हायर लर्निंग इन स्पेशलाइज एरिया, खास क्षेत्र में जो लर्निंग है वो भी बढ़ा है। द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कॉलेज यूनिवर्सिटीज, इनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट्स एंड रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स, 1951 से 2019-20 तक टीचर के रिक्रूटमेंट वगैरह इन सब में बहुत ही व्यापक बदलाव देखने को आपको मिलता है। आगे हम हेल्थ के बारे में देखते हैं। ये तो एजुकेशन का टॉपिक हो गया हमारा। हेल्थ के बारे में कह रहा है, हेल्थ ऑफ ए पर्सन हेल्प्स हिम रियलाइज हिज हर पोटेंशियल एंड द एबिलिटी टू फाइट इलनेस। कह रहा है हेल्थ क्या है? हेल्थ वह अवस्था है जो किसी भी पर्सन को रियलाइज करने में मदद करता है, उनको अपने असली पोटेंशियल से, कि उनका असली क्षमता क्या है। जब तक आप हेल्दी नहीं होंगे अपने फुल पोटेंशियल पर वर्क नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ या उनके उस क्षमता को भी दर्शाता है जिसके कारण वो बीमारी से लड़ते हैं। ही सी विल नॉट बी एबल टू मैक्सिमाइज हिज हर आउटपुट टू द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बिना हेल्थ के वो सक्षम नहीं होंगे कि अपने फुल पोटेंशियल पर इकोनॉमी में कुछ वैल्यू एडिशन कर सकें। इसलिए हम लोग देखते हैं कि हेल्थ स्टेटस में इंप्रूवमेंट लाना काफ़ी ज़रूरी होती है सरकार के लिए या हमारे व्यक्तिगत तौर पर भी। कह रहा है ओवर द लास्ट 5 डिकेड्स, है ना, पिछले 5 डिकेड्स में इंडिया जो बहुत बड़ा विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया है हेल्थ सेक्टर में, हैज़ ऑल्सो डेवलप्ड द मैन पावर रिक्वायर्ड एट प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर इन गवर्नमेंट। और मैन पावर पर भी काम किया है प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में। आगे हम लोग क्या देखते हैं कि दीज मेजर्स विच हैव बीन अडॉप्टेड, अब क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं। तो कह रहा है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो रेट है वो क्या हुआ है, इंक्रीज किया है, 67.2% हो गया है 2021 में। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट डिक्रीज किया है ना, 147 से कहाँ आ गया है, 28 तक आ गया है। वहीं क्रूड बर्थ रेट ड्रॉप किया है, घटा है, 20 तक हो गया है। डेथ रेट्स टू 6। आगे क्या देखिएगा, विद इन द सेम ड्यूरेशन ऑफ द टाइम इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इंप्रूवमेंट इन चाइल्ड केयर आर यूजफुल इन असेसिंग द फ्यूचर प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। भविष्य के प्रोग्रेस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंक्रीज इन लॉन्गिविटी ऑफ लाइफ इज एन इंडिकेटर ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ मार्क्ड बाई सेल्फ कॉन्फिडेंस। जो लॉन्गिविटी हुआ है जीवन में वो मार्क किया जाता है सेल्फ कॉन्फिडेंस से। रिडक्शन इन इन्फेंट मोर्टेलिटी इन्वॉल्व द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम इन्फेक्शन। अब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में जो रिडक्शन आया है यह किस चीज़ के कारण आया है? तो जब बच्चों में का जो प्रोटेक्शन हो पा रहा है इन्फेक्शन वगैरह से, इसके कारण हो पाया है। इंश्योरिंग द न्यूट्रिशन ऑफ बोथ द मदर एंड द चाइल्ड एंड चाइल्ड केयर, मतलब अब क्या किया गया है, इंश्योर किया गया है, सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि मदर का, बच्चे का न्यूट्रिशन का ध्यान रखा जा सके, अपने आप चाइल्ड केयर हो जाएगा। तो ये हेल्थ के संबंध में आप देख रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है। अब यहाँ पर हॉस्पिटल्स वगैरह का संख्या बताया गया है कि किस प्रकार से इंक्रीज हो रहा है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर 2014 से 2021 का आंकड़ा है। आप देखिएगा कि इसमें व्यापक तौर पर बदलाव आपको देखने को मिलेगा। आगे हम इसमें और क्या देखते हैं, कह रहा है देयर आर मेनी प्लेसेस इन इंडिया विच डू नॉट हैव इवन द बेसिक फैसिलिटीज़। बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं है। देयर आर करेंटली 542 मेडिकल कॉलेज है हमारे देश में, 313 डेंटल कॉलेज है। और इसके अलावा सबसे ज़्यादा आयरनी क्या है कि कुछ 4 स्टेट्स में जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इन सब जगहों पर मैक्सिमम नंबर ऑफ़ मेडिकल कॉलेजेज इस्टेब्लिश हैं। आप समझ रहे हैं, ये आयरनी है कि कुछ ही क्षेत्र में ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेज हैं, बाकी क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज है ही नहीं। तो मेडिकल का भी अपना एक रोल है, हेल्थ का भी अपना एक रोल है। तो इस रोल को यहाँ पर एक्सप्लेन करने का काम किया गया है और एजुकेशन का भी अपना एक रोल है जिसको एक्सप्लेन करने का काम किया गया है। आगे आप क्या देखते हैं, आगे हम लोगों को पढ़ना है अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।